एनडीए के अंदर दो पार्टियों के दो बड़े नेताओं का भयंकर अपमान हुआ। इसके बावजूद भी एनडीए में बने हुए अपमान से आहत हैं। बदला लेने के लिए उनके अंदर एक अलग ही तरीके की छटपटाहट है। बावजूद इसके बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ बने हुए इन दो पार्टियों के दो नेताओं के पास राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव है। बावजूद इसके अनुभव के मामले में उनसे जूनियर नेता पीएम मोदी और बीजेपी के लिए खास बन गए। इन दोनों नेताओं की आंखों में ये खटक रहा है कि उनके साथ अपमान हुआ है। बीजेपी ने उनकी राजनीति को हल्के में लिया, बावजूद इसके एनडीए के घर में कैद होकर रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जिस तरह का अपमान एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का हुआ है, मुझे लगता है उस तरह का अपमान शायद ही किसी दूसरे गठबंधन के अंदर किसी और नेता का हुआ होगा। मुझे तो लगता है अमित शाह, नड्डा ने इन दोनों नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार इसलिए किया क्योंकि वो इन दोनों नेताओं से छुटकारा पाना चाहते होंगे। बीजेपी के एक फैसले की वजह से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का दर्द जुबां से बाहर निकलकर सबके सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 101 सीटों पर लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई है। अब दोस्तों, इस सीट शेयरिंग से तो बात तय हो गई कि अब बिहार एनडीए में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेगी। जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर खड़ी हो गई हैं। वहीं सीट शेयरिंग में चिराग की जिद मान ली गई, जबकि 40 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। अब देखिए जीतन राम मांझी का गुस्सा। सीधे तौर पर परिणाम भुगतने की चेतावनी उन्होंने अमित शाह को दे दी है। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खमियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। तो सुना आपने मांझी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आला कमान ने जो फैसला लिया है वो स्वीकार्य है। हमें सिर्फ 6 सीट देकर उन्होंने हमारी अहमियत कम आंकी है। इसका असर एनडीए पर पड़ सकता है। कह रहे हैं सीटों में समेटकर दलितों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। कहां दोस्तों, मांझी मांग रहे थे 40 सीट, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कितनी सीट दी? सिर्फ 6 सीट। पिछली बार से भी 1 सीट कम। अब दोस्तों, बीजेपी ने जो कदम उठाया है, आपको क्या लगता है क्यों उठाया होगा? क्या बीजेपी चाय में पड़ी मक्खी की तरह जीतन राम मांझी को निकाल कर बाहर करना चाहती है? लेकिन मांझी इसके बाद भी टिके हुए हैं, शायद ऑप्शन तलाश रहे हों। लेकिन मुझे लगता है ये ऑप्शन तो मिलने से रहा, क्योंकि महागठबंधन फुल है। अब अगर चिराग की तरह जीतन राम मांझी बगावत का रास्ता अपनाते हैं तो शायद बीजेपी का रणनीतिकार झुक सकते हैं। लेकिन पहले ही मांझी ने कह दिया, हम तो मोदी जी के चेले हैं, आखिरी सांस तक एनडीए में रहेंगे। अब देखिए, इसी तरह का अपमान उपेंद्र कुशवाहा से भी हुआ। उनका भी दल छलका और उन्होंने भी चेतावनी दे दी। सीट शेयरिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बाखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा का ये गुस्सा किसी और के अंदर का गुस्सा हो या ना हो, उपेंद्र कुशवाहा को अंदर ही अंदर जबरदस्त तरीके से गुस्सा आ रहा होगा। दोस्तों, एनडीए के फार्मूले में लोकसभा में सीटों के बंटवारे को आधार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 104 विधानसभा सीटें आती हैं। आरा बेगूसराय लोकसभा में 7-7 और बाकी में 6-6 सीटें हैं,
जबकि जेडीयू लोकसभा में 16 सीटों पर लड़ी थी। इस आधार पर 97 सीटें होती हैं। इसमें नालंदा 7 और बाकी लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें। अब सीट शेयरिंग के बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा के अनुसार 3 सीटें कम ली हैं, जबकि जेडीयू को 4 सीटें ज़्यादा दी गई हैं। यानी एनडीए ने बीच का रास्ता निकाला और दोनों पार्टी 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हुई। लेकिन अब एनडीए में कोई ना बड़ा भाई है और ना ही कोई छोटा भाई। अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को देखा जाए तो 2005 के बाद जेडीयू की सीटें 27% घट गईं। तब पार्टी 138 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जेडीयू सबसे ज्यादा 2010 में 141 सीटों पर चुनाव लड़ी। अब 101 पर चुनाव लड़ रही है। 2025 की सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत 15 साल में पार्टी की 40 सीटें कम हो गई। यानी 15 साल में जेडीयू के करीब 29% सीटें घट गईं, जबकि बीजेपी 2005 में भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2005 में भी 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 1 सीट ज्यादा पर लड़ी थी। ऐसा माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू 1 या 2 से ज्यादा सीटों पर लड़कर खुद को बड़ा भाई साबित कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा में अपनी सीटें और विधानसभा में जेडीयू से डबल सीटों को आधार बनाते हुए बराबर सीटों के आधार पर फॉर्मूला लॉक करने में कामयाब रही। अगर 2020 के बिहार चुनाव पर नजर डाले तो जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी, यानी पिछली बार से 14 सीटें कम हुई थी। कि बीजेपी पिछली बार 110 सीटों पर लड़ी थी, उन्होंने अपनी 9 सीटें कम की हैं। तो साफ है दोस्तों, नीतीश ने भी स्वीकार कर लिया वो बड़े भाई नहीं है, बीजेपी उनके ही बराबर है। वही लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसी आधार पर उन्हें 29 सीटें मिली। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के मुताबिक ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सीटें दी गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोकसभा में 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस आधार पर इन्हें विधानसभा की 6 सीटें दी गई हैं। दोस्तों, 2003 में पार्टी बनने के बाद जेडीयू सबसे पहले चुनाव 2005 में लड़ी थी। तो दोस्तों, एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर कुछ खास बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बात, बीजेपी ने सीट शेयरिंग के इन नंबर के आधार पर अपनी हैसियत बराबर की बना ली है। भले ही पार्टी लोकसभा की तरह विधानसभा में बड़ा भाई नहीं बन पाई हो, लेकिन पहली बार बिहार में खुद को जेडीयू के बराबर खड़ा कर लिया। दूसरी बात यह कि इस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान सबसे बड़े बार्गेनर बनकर सामने आए। पिछली बार चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं थे। इस बार जब एनडीए का हिस्सा बने तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर उनसे दूरी बना ली थी। नीतीश कुमार की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया था कि चिराग कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये उनकी समस्या नहीं है। इसके बाद चिराग की सीटों को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। पसंद की सीटों से लेकर सीटों की संख्या तक कई दिन तक विवाद खिंचता रहा, लेकिन चिराग अपनी जिद पर अड़े रहे। चिराग अपनी पसंद की सीटों के अलावा अपनी पसंद के नंबर्स भी लेने में कामयाब रहे। 2020 विधानसभा के चुनाव में चिराग एनडीए से बाहर हो गए थे। उन्होंने 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। वो भले ही एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन इसके कारण नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान हुआ था। अब विधानसभा में चिराग पासवान एनडीए में सबसे बड़े बार्गेनर उभरकर सामने आए हैं। इसका साफ मैसेज है, बिहार में एनडीए के दलित चेहरे के रूप में चिराग पासवान ही है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो बिहार में दलितों की आबादी लगभग 19% है। हर चुनाव में चिराग पासवान को औसतन 6% वोट मिलता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से चिराग पासवान की जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। जीतन राम मांझी लगातार 20 से 22 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलाने की बात कह रहे हैं, अपनी सीटें बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन एनडीए की सीट शेयरिंग में उनकी डिमांड नहीं सुनी गई। उन्होंने आखिरी गुहार लगाई थी कि उन्हें कम से कम 15 सीटें दी जाए, लेकिन सिर्फ 6 सीटें ही मिली। तो दोस्तों, इस सीट शेयरिंग से तीसरी बात ये निकलकर सामने आई कि जीतन राम मांझी का राजनीतिक दायरा अभी भी गया तक ही सीमित है। अगर देखें तो राज्य भर में ना इनके वोटर्स और ना ही उन पर इनकी पकड़ है। एनडीए के नेता इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये भी देखा गया कि चुनाव लड़ने वालों में भी ज़्यादातर इनके परिवार के लोग ही शामिल होते हैं।
मांझी खुद भी अभी लोकसभा के सांसद होने के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं। इनके बेटे संतोष सुमन विधान परिषद के सदस्य होने के साथ राज्य सरकार में मंत्री हैं। अब अगर मांझी गठबंधन से अलग होते हैं तो गया के इलाके में एनडीए को डेंट लग सकता है। शायद इसलिए एनडीए ने उन्हें अपने साथ रखा है, या फिर सत्ता में बने रहने की चाहत में वो अपमान के बाद भी खुद टिके हुए हैं। चौथी बात दोस्तों, एनडीए में इस सीट शेयरिंग से ये बात निकलकर सामने आई, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को हल्के में ले रही है। एनडीए में वो उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कमजोर आंकती है। वैसे पिछले 10 सालों से विधानसभा में उनका एक भी सदस्य नहीं है। आखिरी बार उनकी पार्टी 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान 2 सीटें जीत सकी थी। एनडीए के साथ रहने के बाद भी वो 2024 में काराकाट से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनकी बार्गेनिंग क्षमता पहले ही घट गई थी। तो कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का बीजेपी के रणनीतिकारों ने अपमान किया। अब ये दोनों वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू को बीजेपी अपने बराबर लाने में कामयाब हुई और चिराग का कद एनडीए में बढ़ गया। अब इसके परिणाम एनडीए को बिहार में क्या मिलेगा, इसके लिए आपको 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।